नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस समय दुनिया की वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें किसी भी देश के लिए हथियार होना कितना महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर देखें तो दुनिया भर के देशों के बीच में एक होड़ सी मची हुई है, अधिक से अधिक हथियार प्राप्त करना, अधिक से अधिक हथियार बेचना। और इसी के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में जो नई सिपरी की रिपोर्ट आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि हथियारों की रेस में इंडिया पिछड़ रहा है। और वर्तमान में देखें तो इस समय भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जो भौगोलिक उसकी अवस्थिति है, भू राजनीतिक जो चुनौतियां हैं, उसको देखकर ये जो न्यूज़ है ये बड़ी ही संवेदनशील और भारत के खिलाफ लग रही है। तो इसी न्यूज़ की आज चर्चा करने वाले हैं कि हथियारों की रेस में इंडिया आखिर क्यों पिछड़ रहा है, सप्लायर्स के लिस्ट में आखिर रूस अव्वल होने के बावजूद क्यों पिछड़ रहा है, और दुनिया का कौन सा देश है जो हथियारों की रेस में एक बार अव्वल बन चुका है। तो इस न्यूज़ की चर्चा करेंगे। इस न्यूज़ से जुड़ी भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। हथियारों की रेस में जो इंडिया है वो पिछड़ रहा है, बाकी देश उससे आगे निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी आयात रैंकिंग है उस रैंकिंग में ऐतिहासिक जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। जो यूक्रेन है ये इस रैंकिंग में सबसे आगे दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे क्या बोला जाता है, सिपरी बोला जाता है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है हथियारों के संदर्भ में। और इसी सिपरी ने वैश्विक हथियार व्यापार से संबंधित एक नई जो रिपोर्ट है वो क्या की है, वो रिलीज की है। और इस रिपोर्ट की माने तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है, जबकि यूक्रेन अब पहले स्थान पे काबिज हो चुका है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत की हथियार आयात में हिस्सेदारी पहले की तुलना में कम हुई है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर अब भारत हथियार कम क्यों प्राप्त कर रहा है, और इसके जो प्रमुख कारण हैं उन पर हम बात करेंगे, चाहे वो घरेलू रक्षा उत्पादन हो, आत्मनिर्भरता की जो भारत की नीति है क्या वो है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं कि यूक्रेन पहले स्थान पे है, भारत हथियारों के आयात करने के मामले में आखिर क्यों पिछड़ रहा है, क्योंकि पिछले जो ऐतिहासिक आंकड़े हैं उनके आधार पर यह स्थिति कहीं न कहीं संवेदनशील लगती है। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे वैश्विक हथियारों की रेस में भारत की क्या रणनीति पहले की अपेक्षा बदली है, ये भी सिपरी की नई रिपोर्ट में बातें कही गई हैं, तो उन पर भी डिटेल से हम बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करेंगे कि जो सिपरी की रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत का जो वैश्विक हथियार जो आयात है उसमें जो हिस्सेदारी है वो 8.2% है। ये किस संदर्भ में है, तो भारत की जो वैश्विक ग्लोबल स्तर पे जो हथियार हैं जिनको प्राप्त किया जाता है, तो वेपन्स इंपोर्ट करने में जो भारत की हिस्सेदारी है वो 8.2% है, 8.2% है। जबकि यूक्रेन की अगर हम बात करेंगे तो ये हिस्सेदारी अब बढ़कर 9.7% हो चुकी है, और इसी कारण से देखेंगे तो यूक्रेन पहले स्थान पे है। रूस अभी 40% ग्लोबल हथियार जो कह सकते हैं सप्लाई है, उस सप्लाई के साथ पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे कौन पहुंच चुका है, तो फ्रांस है। इजराइल 15% पे है। तो इस तरह का जो डेटा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वैश्विक हथियार जो व्यापार है उस पर जो सिपरी की रिपोर्ट है उसकी आज हम गहन जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि यूक्रेन नंबर 1 आयातक देश हथियारों का क्यों बना हुआ है, भारत आखिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक होने के बावजूद पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो आयात करने का जो दर है वो क्यों गिरा है। तीसरी बात कि प्रमुख जो सप्लायर हैं वो कौन से हैं, और उनके सप्लायर होने का जो क्रम था उसमें एक रणनीतिक जो बदलाव है, आखिर वो बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम एक एक करके डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सिपरी की बात कर लेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में स्वीडन में हुई थी। किस उद्देश्य से, तो वैश्विक सुरक्षा नीति और रक्षा रणनीतियों का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए। ये वैश्विक हथियार
हथियार व्यापार, सैन्य खर्च, सुरक्षा संघर्ष से जुड़े हुए जो डेटा है उनका शोध करती है और उन्हीं के आधार पर एक तरह से रिपोर्ट जारी करती है, जो सुरक्षा नीति, रक्षा विश्लेषण का देखें दृष्टिकोण तो उस दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो पूरी तरह से ये स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक हथियार, सैन्य खर्च, हथियार नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संघर्ष पर अपना रिपोर्ट जारी करती है। सिपरी की जो रिपोर्ट है वो विश्व भर में रक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़े जो हथियार आयातक है उसमें पहले नंबर पे यूक्रेन है। वैश्विक हिस्सेदारी इसकी 9.7% है। भारत दूसरे स्थान पे 8.2% है। तीसरे स्थान पे कतर, सऊदी अरब, बाकी अन्य रिपोर्ट के आधार पर इनका नंबर आता है, लेकिन इनके बारे में वैश्विक जो भागीदारी है उसका डेटा नहीं मिला है। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन पहले स्थान पर है। यूक्रेन का पहला स्थान एक भू राजनीतिक विसंगति को जन्म देता है, क्योंकि जब से रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है, पश्चिमी देशों की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी के द्वारा बड़े पैमाने पर यूक्रेन को हथियार की सप्लाई की गई है। टैंक, मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम भारी आमद यूक्रेन में देखने को मिली है और रिजल्ट क्या है कि यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। यूक्रेन की मांग युद्ध प्रेरित है, जबकि भारत की रक्षा जो खरीद है उसकी दीर्घकालिक क्षेत्रीय जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए की गई है। तो भारत अब भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है। सिर्फ युद्ध प्रभावित यूक्रेन ही क्या है 9.7% वैश्विक हथियार भागीदारी के साथ भारत से आगे है। और ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए लगातार हथियार खरीद रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले जो हथियार की खरीदारी है अब कम हुई है। भारत के अगर थोड़ा सा रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे, भारत का जो भी रक्षा आपूर्ति इकोसिस्टम है उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या देखने को मिलती है कि भारत जो सबसे अधिक रक्षा साझेदारी कर रहा है हथियारों के संदर्भ में, वो किसके साथ कर रहा है? आप देखिए रूस के साथ कर रहा है। बड़े स्तर पे डेटा 40% है। रूस सबसे बड़ा लेकिन घटता हुआ साझेदार है। पहले सबसे अधिक रूस से हथियार खरीदता था, अभी भी पहले नंबर पे है लेकिन लगातार रेशियो घट रहा है। दूसरे स्थान पे कौन है? फ्रांस है, 29% है। फिर तीसरे स्थान पे इजराइल है, 15% है। और हाल के वर्षों में देखें तो इजराइल फ्रांस के साथ बड़ी बड़ी जो हथियार साझेदारियां हैं वो भारत ने की है और बाकी अन्य के साथ लगभग 16% अन्य सभी देश आते हैं। तो इजराइल के साथ अगर हाल के वर्षों में देखेंगे तो उन्नत तकनीक और निगरानी प्रणाली से जुड़े हुए जो बहुत सारे इक्विपमेंट है वो भारत ने खरीदे हैं। जबकि फ्रांस के साथ देखेंगे तो तेजी से उभरता हुआ दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है फ्रांस भारत के लिए। तो इस तरह के प्रमुख जो आपूर्तिकर्ता हैं उसमें जो हिस्सेदारी है भारत के लिए तो 40% रूस की है, फ्रांस की 29% है, इजराइल की 15% है। और ये ट्रेंड आप देख सकते हैं कि रूस के साथ जो भारत हथियार खरीदता है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है 2010 के बाद, जबकि फ्रांस के संदर्भ में ये वृद्धि देखी गई है। और इजराइल के साथ क्या है कि जो हथियार खरीदने की स्थिरता है वो लगातार बनी हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दुनिया के जो हथियार आयात हो रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं बड़े स्तर पे जो डेटा है उनका भी एनालिसिस हम कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, पहले भारत नंबर 1 पे था, अब दूसरे स्थान पे भारत पहुंच चुका है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। पहला कि पहले अधिक भारत क्या कर रहा था कि भारी संख्या में हथियार आयात करता था और उसमें जो बड़ा कारण है कि अब ये जो दर है ये कम हुई है। तो आत्मनिर्भर जो भारत की नीति है, पहला जो कारण है वो क्या है, वो आत्मनिर्भर जो भारत की नीति है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि इस नीति के तहत आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है इसके तहत भारत क्या कर रहा है कि घरेलू स्तर पे ही बहुत सारे जो रक्षा उत्पाद हैं उन रक्षा उत्पादों का कह सकते हैं भारत में ही क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें भारत अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे पूरी कर ले रहा है। दूसरी बात, स्वदेशी जो रक्षा कंपनियां हैं, दूसरी बात देखिए जो स्वदेशी कह सकते हैं कि जो रक्षा कंपनियां हैं वो भी एक बड़ा कारण बनना है कि भारत अब जो हथियार खरीदता था उसकी मात्रा कम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जैसे DRDO है,
महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भारत का रक्षा प्रतिष्ठान है। इसके अलावा HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है। निजी बहुत सारे रक्षा उद्योग भारत में हैं, तो वो एक कारण है। और इनके कारण विदेशी आयात पर जो निर्भरता भारत की थी वो लगातार धीरे धीरे क्या हो रही है, वो कम हो रही है। 2019 से 2023 के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला हथियार वाला देश था। उसका हिस्सा 9.8% था, जो अभी यूक्रेन 9.7% है, उससे भी अधिक था। और ये अब भारत का जो पहले 9.8 था वो घटकर इस समय 8 पे पहुंच गया, 8.2 पर आ चुका है। तो ये एक बड़ा बदलाव भारत के संदर्भ में है, क्योंकि भारत खुद बड़े स्तर पे अब हथियार बनाने पर जोर दे रहा है, इसीलिए विदेशों से कम हथियार खरीद रहा है। घरेलू जो उसकी कंपनियां हैं, DRDO, HAL या निजी जो क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो बड़े स्तर पे क्या कर रही हैं, रक्षा उत्पाद अब बना रही हैं। तो इस कारण से भारत का जो बाहर से हथियार खरीदने का जो दर था वो कम हुआ है, और इसमें DRDO, HAL या निजी जो क्षेत्र हैं उनकी महत्वपूर्ण जो भागीदारी है वो देखने को मिली है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। भारत के जो हथियार आयात हो रहे हैं उनका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो भारत कह सकते हैं कि लंबे समय से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देशों में शामिल है। पहले ये 9.8% टोटल जो ग्लोबल वेपन्स जो इंपोर्ट करने वाले देश हैं उसमें इसकी भागीदारी थी, अब ये घटी है और अब ये दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है। भारत जो है वो अलग अलग देशों से बड़े स्तर पे हथियार प्राप्त करता है, जिसमें रूस सबसे बड़ा सप्लायर है। रसिया का देखें तो भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, और वर्तमान में कुल आयातित जो हथियार है उनका लगभग 40% हिस्सा रूस से भारत में आता है। और प्रमुख जो रक्षा उपकरण भारत खरीद रहा है, S-400 ट्रैम्प है, एयर डिफेंस सिस्टम है, सुखोई है, इस तरह के महत्वपूर्ण जो लड़ाकू विमान है, T-90 टैंक है, पनडुबियां है, मिसाइल सिस्टम है। हालांकि 2010 के बाद देखेंगे तो एक तरह से हिस्से की जो हिस्सेदारी है रूस से भारत जो हथियार प्राप्त करता था उसके दर में कमी आई है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ लगातार भारत क्या कर रहा है, हथियार खरीदारी को बढ़ा रहा है। जैसे दसाल्ट जो राफेल लड़ाकू विमान है उनकी खरीद है, भारत पहले से ही 36 राफेल विमान खरीद चुका है। भविष्य में 114 नए जो राफेल विमान है उसका बड़ा जो सौदा है वो प्रस्तावित है। इजराइल के साथ लगातार भारत की जो साझेदारी है वो स्टेबल बनी हुई है। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, निगरानी, रडार प्रणाली, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जो युद्ध तकनीक है वो इजराइल से भारत प्राप्त कर रहा है। लेकिन एक सिप्री की रिपोर्ट में बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली कि रूस का जो एकाधिकार है वो लगातार गिर रहा है। भारत की बात कर लें तो भारत अब रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए किसी एक देश के साथ अत्यधिक जो निर्भरता है वो खत्म कर रहा है। तो रूस अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, लेकिन इसकी जो हिस्सेदारी है वो दुनिया में लगातार कम हो रही है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। भारत जो हथियार विदेश से खरीदता है उसमें सबसे बड़ा साझेदार रूस है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी कम हुई है 2010 के बाद। तो अब भारत कई देशों से हथियार खरीदता है। फ्रांस दूसरे नंबर पे है, इजराइल तीसरे नंबर पे है, और नई नई जो रणनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे रक्षा खरीद में जो विविधीकरण हो रहा है भारत के संदर्भ में, कि पहले बड़ी संख्या में वो रूस के साथ या कुछ ही देशों के साथ हथियार खरीदता था, अब वो क्या कर रहा है, इसमें एक तरह से विविधीकरण ला रहा है। जैसे जापान, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, इन सबसे भी बड़ी मात्रा में जो हथियार है वो भारत प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा देखेंगे कि इस तरह का जो भी बदलाव देखने को मिल रहा है कि क्यों बदल रहा है सप्लायरों का पैटर्न, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहा जा रहा है कि क्यों आखिर बदल रहा है जो सप्लायर हैं, उन सप्लायरों का जो प्रतिरूप है, जो पैटर्न है वो क्यों बदल रहा है, ये एक बड़ा कारण है। तो भारत अब हथियार खरीद में विविधता ला रहा है। पहले रूस पर ज़्यादा निर्भरता थी, लेकिन अब अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, जापान, दूसरे देशों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है। दूसरी बात देखिए कि वैश्विक हथियार जो व्यापार है, उस वैश्विक हथियार व्यापार में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अगर इस बात की हम चर्चा करेंगे कि वैश्विक जो हथियार हैं उन हथियारों के एक तरह से खरीद और जो व्यापार है उस व्यापार में क्या है कि एक बड़ा जो बदलाव है वो चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध के कारण व्यापक स्तर पे जो प्रभाव है वो देखने को मिले हैं। क्योंकि इस युद्ध के कारण यूक्रेन को पश्चिम देशों के साथ भारी मात्रा में हथियार प्राप्त हुआ है।
यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। और दूसरी बात की जो पश्चिम के देश हैं, इन पश्चिम देशों की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। दुनिया भर में जो हथियार हैं उनका जो व्यापार है उसमें बड़ा बदलाव आया है। यूक्रेन जो युद्ध रूस के साथ हो रहा है उस कारण से यूक्रेन पहले स्थान पे आ चुका है। भारत का मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ युद्ध नहीं है, भारत में इस तरह का कोई भी तनाव नहीं है, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां हैं, इसी कारण से भारत बड़ी मात्रा में जो हथियार है वो खरीदता है। दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करें कि भारत के लिए अगर रणनीतिक महत्व की बात करें कि ये सारी जो चीज़ें हैं कि भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व रखती है, जो सिप्री की रिपोर्ट आ रही है, ये जो रिपोर्ट है ये भारत के लिए आखिर क्या महत्व रखती है, तो बहुत सारे महत्व रखती है। अगर पॉइंट वाइज देखें तो सैन्य आधुनिकीकरण की बात करें तो भारत अपनी सेना का जो आधुनिक हथियार है उनसे लैस कर रहा, ये रिपोर्ट दर्शाती है। रणनीतिक जो स्वायत्तता की बात की जाती है, किसी एक देश पर भारत निर्भर नहीं है, ये रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है। घरेलू जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि रक्षा उद्योग में रोजगार और तकनीक का जो विकास है वो भी देखने को मिल रहा है। वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में देखेंगे तो भविष्य में भारत हथियार आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो भारत के लिए देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है ये अहम मायने रखती है क्योंकि भारत अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है, लेकिन इसके साथ ही खुद हथियार बनाने पर जोर दे रहा है। आने वाले समय में घरेलू उत्पादन बढ़ाने से आयात और कम हो सकता है। जैसे 114 राफेल जेट्स का जो सौदा है वो फ्रांस के साथ है और वो और मजबूत होगा। कुल मिलाकर भारत की संतुलित जो रणनीति है वो रणनीति भारत के द्वारा अपनाई जा रही है जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से। तो सिप्री का ये जो डेटा है भारत की सुरक्षा अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक जो कदम है उस रूप में देखा जा सकता है। हाँ, एक दो चीजें हैं कि आयात में जो गिरावट है वो चर्चा का विषय है, लेकिन वो कमजोरी नहीं है बल्कि नीतिगत बदलाव है। भारत पहले कम हथियार खरीद रहा था, इसका अर्थ ये नहीं है कि आधुनिकीकरण रुक गया है। इसका मुख्य कारण है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बना रहा है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि भारत जो हथियार पहले अधिक खरीदता था उसकी जो दर है अब वो कम हुई है। तो भारत की जो भी रक्षा जो खरीद नीति है उसमें बदलाव है। पहले की जो स्थिति है कि रूस पर अधिक निर्भर था, सीमित देशों से हथियार खरीदता था, वर्तमान जो रणनीति है कई देशों से रक्षा सहयोग भारत कर रहा है। घरेलू जो उत्पादन है उसको बड़े स्तर पर बढ़ा रहा है भारत। अब यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इजराइल, जापान, अब रूस के साथ इन देशों के साथ भी जो हथियार है वो खरीद रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत के महत्वपूर्ण जो संस्थान है जैसे DRDO है, HAL है, इनकी बढ़ती हुई जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आत्मनिर्भर जो भारत जो अभियान है उसके तहत भारत क्या कर रहा है कि अपने स्थानीय स्तर पे घरेलू जो रक्षा उत्पाद हैं उन पर खास तौर पे फोकस कर रहा है। और इस कारण से देखेंगे तो स्वदेशी स्तर पे भारत के तरफ से रक्षा जो उत्पादन है, मेक इन इंडिया जो पहल है उसके तहत बड़े स्तर पे रक्षा उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है। और इसी कारण से कह सकते हैं कि भारत की दोहरी जो रक्षा नीति है ये सबसे अहम मानी जा रही है। लक्षित आयात, तत्कालिक जो भी सुरक्षा जरूरतें हैं उनके लिए आधुनिक जो भी विदेशी हथियार हैं वो खरीदे जाए, जैसे 114 राफेल जेट्स का प्रस्ताव है। स्वदेशीकरण की बात है कि दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के लिए घरेलू जो रक्षा उत्पादन है उसको मजबूत किया जाए। विदेशी तकनीक का लाभ उठाते हुए धीरे धीरे उसे स्वदेशी विकल्पों से जो प्रतिस्थापित करने की बात है वो भारत के तरफ से की जा रही है। तो इस तरह से जो रणनीति है वो दीर्घकालिक स्तर पे है। सैन्य का आधुनिकीकरण करना, रणनीतिक स्वायत्तता लाना, आर्थिक विकास और रोजगार के और अवसर सृजित करना, निर्यातक बनने की दिशा में कि भारत अभी तक आयातक था लेकिन आने वाले समय में भारत क्या बन जाएगा, अब निर्यातक बन जाएगा। तो सिप्री की जो रिपोर्ट है इसका जो डेटा है, आंकड़ा है, वो महज एक रैंकिंग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत एक ऐतिहासिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अपनी सेना को आधुनिक बनाने के साथ आत्मनिर्भर जो रक्षा उद्योग है वो खड़ा करने के बीच में एक संतुलन साध कर चल रहा है। भारत भविष्य में केवल रक्षा उपभोक्ता नहीं होगा बल्कि एक नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर है उसकी भूमिका में आ जाएगा। तो ये बात कही जा रही है कि सिप्री की रिपोर्ट यही दर्शाती है कि भारत रक्षा क्षेत्र में दोहरी रणनीति अपना रहा है। आवश्यक आधुनिक हथियारों की विदेशों से खरीद और दूसरे स्तर पे घरेलू रक्षा उत्पादन को मजबूत करना। तो ये भारत की जो रणनीति है भारत को सैन्य, तकनीक और
आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत और सशक्त आने वाले समय में बना देगी। तो यही बात आज हमने इस न्यूज़ में देखी। अब आने वाले समय में देखें तो रिपोर्ट और भी कह सकते हैं सकारात्मक रिजल्ट भारत के संदर्भ में स्पष्ट करेगी। तो इसी टॉपिक पर हमने डिटेल में चर्चा की सिप्री की रिपोर्ट पर, और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर अपना विचार रखा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।